क्लास में हम आपको कहां तक पढ़ा दिए थे? शक शासकों के बारे में। हाँ, शक शासक पढ़ा रहे थे। शक शासक यूची कबीला के डर से भागे थे। हाँ? भारत के ये नहीं थे, बांग्लादेश के थे, मध्य एशिया के थे, मध्य एशिया के थे ये लोग। बारिश बहुत जोर से हो गई ना। मौर्य वंश यानी मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद बहुत सारे वंश आए जिसमें ISPK इंडो ग्रीक पढ़ा दिए। शक चल रहा है। शक शासकों को क्षत्रप कहा जाता था। क्या कहा जाता? क्षत्रप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता है। कितने कबीले में आके ये बसे थे? 5 कबीले में आके बसे। एक तो बस गए कंधार में। वर्तमान कंधार कहां? तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। किसी को दिक्कत? ये 5 जगह आके बस गए थे। अल्लाह नहीं करो बबनी। सबसे पहले कहां आएगा आप बताइए? कंधार में। लाइन से उधर से ही बढ़ते आ रहा था इसे। मध्य एशिया में कंधार तो अफगानिस्तान में आ जाता है और वही मध्य एशिया है। वहां से धीरे 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 बढ़ते आए। जिस सीक्वेंस में लिखे हैं ना, इसी सीक्वेंस में आया है सब। हाँ, मैप भी सीक्वेंस में है, एकदम सीक्वेंस में। आप टेंशन नहीं लीजिए इसको। ये आए भारत में। अब देखिए, कंधार में जो शक शासक बैठे सब, इसके बारे में कुछ खास डिटेल जानकारी नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे कंधार के शासक को पढ़ के? अभी भारत में हम लोग हैं तो वर्तमान जो इतिहास पढ़ रहे हैं इसमें भारत वाला ही देखना है हम लोग। कंधार कहाँ चला गया? अफगानिस्तान में। और अभी अफगानिस्तान का तो हालत समझ ही रहे हैं। कुछ आपका तो अलग ही दुनिया है भाई तालिबान वालों का। यहाँ पे पाकिस्तान से ठीक है सब, लेकिन आगे बढ़े। कंधार शासकों के बारे में अलग देखिए। यहाँ तक्षशिला के शासक माउस। क्या कहा जाता था? माउस। इनको क्या कहा जाता था? माउस। मथुरा के शासक है राजुक। ठीक तो है जी। उज्जैन वाले को चेस्टक। उज्जैन वाले को चेस्टक और नासिक वाले को भूमिक। ठीक है जी, राजुक। आगे बढ़े। राजुक भी ठीक है, राजुल भी होता है। तो देखिए, इन शासकों का अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नाम रहे थे यहाँ पर। इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो सीधे क्या बोलना है? क्षत्रप बोलना है। क्या बोलना है? क्षत्रप। तो शक शासकों को क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता। शक शासकों को क्षत्रप। एनी प्रॉब्लम? इसमें से हम लोग एक एक करके देखते हैं। माउस, मिकी माउस कहाँ का? तक्षशिला, पाकिस्तान में है तक्षशिला। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ध्यान से समझते हैं आगे। यहाँ पर एक एक करके इसमें आप इसके बारे में पढ़े हैं। नासिक के शासक के बारे में आप पढ़े हैं। नहपान को किसने पराजित किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या हो गया था? जीत गया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी जीत गया था।
उज्जैन का शासक का नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। इसने हरा दिया था किसे? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को क्या किया था? हरा दिया था। रुद्रदामन ने किसे हरा दिया था? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। इसमें उज्जैन के शासक सबसे शक्तिशाली थे, लास्टली वही सबसे शक्तिशाली थे। इसमें रुद्रदामन का गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है? जूनागढ़ अभिलेख मिला है। यहाँ पर यहाँ है जूनागढ़ अभिलेख, सौराष्ट्र प्रांत में। गुजरात का ऊपर का भाग कच्छ कहलाता है और ये वाला सौराष्ट्र कहलाता है। यहाँ पर उसने कौन सा अभिलेख बनवाया है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ पे एक झील है जिसका नाम क्या है? सुदर्शन। सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इसी जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा है, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। दोबारा पुनर्निर्माण इसका किसने कराया था? रुद्रदामन। यह अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा में, किस भाषा में है? जूनागढ़ अभिलेख कच्छ में है या सौराष्ट्र में? किस भाषा में है? यह अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त। तुम बता बवनी, रुद्रदामन का है कि चंद्रगुप्त मौर्य का है? चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं है। ये सब कैसे बता दे रहा है? सब बाजार में दिमाग बिकने लगा क्या जी? केजीएफ में बिक रहा है? बता कैसे दे रहा है इस विषय में? तो रुद्रदामन का अभिलेख है। इसमें किस झील की चर्चा है? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। सुदर्शन झील किसने निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। पुनर्निर्माण रुद्रदामन। हालांकि गुप्त शासकों ने भी आगे जाकर इसका पुनर्निर्माण कराया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई लोगों ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे पहले इसका पुनर्निर्माण अशोक के राजदूत ने कराया था, बाद में रुद्रदामन ने कराया, उसके बाद फिर क्या आया? गुप्त शासकों ने कराया। जब गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे फिर इसके बारे में चर्चा आएगा। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय थे। कौन थे? रुद्र तृतीय। रुद्र तृतीय, रुद्र तृतीय कहिए या रुद्र सिंह तृतीय थे। यह वंश धीरे धीरे क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। लेकिन यह वंश भारत का तो था नहीं। भारत में क्या हुआ था? आके बसा था। अब बाहर से आके भारत में बसिएगा तो यहाँ के राजा तो छोड़ेंगे सब नहीं, मारकाट तो होने ही वाला है यहाँ पर। तो ये और नहीं तो ये सबको देख रहे हैं, जहां तहां इलायची दाना की तरह छितरा गया है सब। ऐसे क्या हो गया? सब बिखर गया है सब यहाँ पर, एक से एक यहाँ पर। अब मथुरा का शासक जो था वो उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया था, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एरिया मालवा क्या कहलाता है? मालवा। यूपी से मध्य प्रदेश राजस्थान का कॉमन एरिया क्या हो जाता? मालवा। तो मालवा का जो राजा था उसका उज्जैन वाले से तो झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उज्जैन वाला गुजरात शिफ्ट हो गया, और नासिक वाले से तो हो ही गया था। किसका? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। उज्जैन वाला हरा दिया किसको? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी किस वंश का था? आप बताओ बबनी, बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप बताइए। आपके पीछे, हाँ बस बैठे बैठे बताइए, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी किस वंश का था? नहीं याद है आपको? हाँ, सातवाहन वंश। किसे हराया था वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी? युद्ध किससे लड़ा था? बीच में नहीं बोलो, बबनी को बोलने दो। रुद्र दामन से। ध्यान से पढ़ा करो लोग, आधा यहाँ रहेगी सब, आधा दिमागवा कहीं और रहेगा, मरियल की तरह। हंसो मत, नहीं तो हंसने का अपोजिट क्या हो जाता है? हाँ। एक पढ़ने का भी होता है कि एक ललक भी होनी चाहिए। यहाँ पे समझ में आता है कि पढ़ने, जैसे आपको कोई आपका फेवरेट खाना देगा खाने के लिए तो मुंह लटका के खाइएगा? हाँ, प्लेट सहित खा जाएगा आदमी।
चलिए ध्यान से समझते हैं। मथुरा के शक शासक का झगड़ा हो गया किससे? उज्जैन मालवा के शासक। किसके शासक से? मालवा का शासक। मालवा शासक, मालवा शासक से क्या हो गया? युद्ध हो गया। और यह युद्ध हुआ 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व। और जीत गया कौन? मालवा का शासक। कौन जीता? मालवा के शासक। देखिए शक शासकों को कितना दिक्कत होने वाला है। आया है सब मारकाट हो ही रहा है बेचारा, जिसको देखो झगड़ा कर रहा है। मालवा के शक शासक ने 57 ईसा पूर्व किसे हरा दिया? मथुरा के शक शासक। अब मथुरा का एरिया खाली करा लिया, कहा कि यार यहाँ से सारा चीज डिलीट हो गया यहाँ पर, और बहुत बुरी तरह से पराजित किया था। और पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और यह उपाधि इतनी फेमस हुई कि 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। जब कोई शासक किसी बड़े शासक को हराता था तो उपाधि धारण कर लेता था विक्रमादित्य। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की उपाधि मालवा के शासक ने किसे हरा के दी? मथुरा के शक शासक को हरा के उपाधि धारण किया। मथुरा वाले को निपटा दिया किसने? मालवा के शासक। बाकी जो इधर उधर बच गए थे, ये उज्जैन वाले, तक्षशिला, कंधार वाले तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में रह गए। इन लोग को देखना ही नहीं हम लोग को। तक्षशिला कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। कंधार कहाँ चल गया? अफगान। इन लोग से मतलब ही नहीं है यहाँ पे। मथुरा वाले को निपटा दिया मालवा के साथ। अब ये सब ठीक ठाक शासन कर रहा था सब। कुछ समय बीता, पहलव आए सब, लेकिन इनका शासन चलता रहा। कुषाण आए सब, इनका शासन चलता रहा। गुप्त आए तो गुप्त वालों ने कहा कि पहले इनको साफ करो। गुप्त शासक आया चंद्रगुप्त। मौर्य कहां से आएगा? गधा कहीं का। चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि यार ये कौन है सब? ये सब शक है, सब क्या है? इन पे हमको पहले से शक है। ये शक पे हमको शक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इन शक शासकों पे हमको शक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आया। कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने शक का कंप्लीट नाश कर दिया। शक शासकों का समूल नष्ट किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या ये मौर्य था? किस वंश का था? गुप्त वंश। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो शकों का समूल नाश किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समझ में गया? और फिर उपाधि धारण किया विक्रमादित्य की। ये बेचारा सब शक शासक सब खाली पिटाने आया था सब। मालवाला मार के क्या उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसने भी शकों का नाश किया। और कौन सी उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य। 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। अभी 2 को अब देख लिए ना, अभी देखते चले कितना मिलेगा? 12 को। टोटल कितना मिलेगा? 14। तो शकों का समूल नष्ट कर दिया। कौन सी उपाधि धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का जारी किया। कौन सा सिक्का? चांदी का सिक्का। समझ में आ गया? गुप्त शासक में ना राजा रानी के भी सिक्के का प्रचलन था। एक और राजा, एक और रानी। ये सारा राजा के साथ पॉसिबल भी नहीं है। कई गो रानी होती थी सब। मतलब कोनो का। अब जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात कीजिए, गुप्त की नहीं। इसका तो राजा रानी का सिक्का चल सकता है, एक और ये, एक और इसकी मैडम। नहीं समझ में आया? लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की बात कीजिए तो दूरधरा का देगा कि कार्नेलिया का देगा? दोनों का सिक्का देगा। अब वो में सिक्का में जो सिक्का बनाने वाला है वो पिटाएगा, कहेगा दूरधरा का ओकर फोटो हुआ इतना बढ़िया बनाया, हमारा का हैंगन कर दिया, हैंगन न किया, मेरा चिपटा है और उठाओ। राजा रानी के भी सिक्के का प्रचलन था उस समय, ये सब व्यवस्था था। हालांकि जब भी शासन व्यवस्था हो, शासन व्यवस्था, आज तो शासन व्यवस्था खत्म हो गया, आज प्रशासन है कि संविधान ने आपको शासन दिया, आपका शासन नहीं है। आज क्या है? प्रशासन है कि संविधान के बिहाफ पे आप शासन कीजिए। आज क्या है? प्रशासन। पहले क्या था? जो हम बोलते हैं वही है। तो आज प्रशासन है।
और नहीं तो जो बड़े बड़े व्यापार वाले हैं उनका व्यापार है। इसमें परिवार को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हमेशा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग होना चाहिए आप। और जितने बड़े शासकों को देखेंगे ना, उन दोनों में अलग मिलेगा आपको। चंद्रगुप्त मौर्य भले दूदू को बिया किया, कहीं आपको प्रभाव नहीं दिखेगा दूरधरा का, और ना ही आपको प्रभाव दिखेगा कार्नेलिया का। और ज्यादा ही लोग प्रभाव जमाने के चक्कर में थी तो छोड़ के चल गया श्रवण बेलगोला। हाँ, 2-3 चीज, ये सब चीजों से बचना होगा। और अभी आप लोग यंग एज में है ना, कुछ निशानियां, कुछ लक्षण होते हैं ना जो मतलब बहुत आगे आपको नहीं ले जाएंगे। आप गौर कीजिएगा ना कि जितने लोग आगे गए अपने समाज में दिखेगा, उनको ना सिंप्लिसिटी में वो बहुत ज्यादा रहे। आप देखेंगे फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग, एक टी शर्ट पे देखे होंगे, एक टी शर्ट पे देखे होंगे। स्टीव जॉब्स को एक ही टाइप की चीजों पे देखे होंगे यहाँ पे ना, आप देखे होंगे। उसके बाद पैसा की कमी है जी, हाँ, हीरा का घर बनवा ले, लेकिन कभी नहीं देखेंगे कि है ना, आई पहन ले, को सोना पहन लिया, कोई पहन लिया, खूब, कभी सब चीजों में नहीं देखेगा। ये सब चीजों में कभी नहीं देखे। अच्छा, बाकी देखिएगा कुछ चीजों में। अभी आप यंग एज में है ना, तो अब आज से 3-4 साल बाद जो आपसे जो 3-4 साल बड़े हैं, थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, कोई बिजनेस कर लिए या थोड़ा सा जॉब स्टार्ट कर लिया, कुछ चीजें ऐसा नहीं स्टार्ट करेगा सुना, अच्छा नया मोबाइल लॉन्च आया, अब हम इसको भी लेंगे। यहाँ पे नया मोबाइल, फलनिया मोटरसाइकिल एकदम दगदगुआ वाला, एकदम डिजाइनदार होना चाहिए, कपड़ा एकदम, अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे नहीं, खाना में यार इसका तो टेस्ट अच्छा नहीं है यार, इसका ये ऐसे होना चाहिए। अपने दुनिया से बाहर निकला ही नहीं वो, अभी भी किसमें है, अपनी दुनिया में। अंतर क्या है, शौक में एक छोटे बच्चे में खिलौना लेके परेशान है, तुम कपड़ा, गाड़ी मोबाइल में परेशान हो। अंतर क्या है, नहीं समझ में। लड़की लोग में भी देखिएगा, महिलाओं में भी ना, जो सक्सेस महिलाओं को देखेंगे वो ज्यादा गहना जेवर कपड़ा लत्ता इस सब में नहीं इन्वॉल्व होती हैं। जितने हाई प्रोफाइल के लेवल की महिलाओं को देखेंगे ना, सिंप्लिसिटी में जाके देखेगा। अबे बाकी को देखेंगे ना, यही अबे हम इन्हें कौन चीज, अपने से बाहर निकल के देखो, एक दुनिया बहुत बड़ी है। ये सब लक्षण अपने में नहीं रखिएगा आप लोग। और जब अगर ये सब लक्षण आए ना, तो समझिएगा आगे नहीं जाएंगे। बड़े लोगों के का गहना क्या होता है, मुसीबत, पसीना, टेंशन, ये सब बड़े लोगों का गहना है। बड़े लोगों की लाइफ में ये सब चीजें आती हैं। छोटे लोगों के चीज बढ़िया खाना आएगा, घूमने जाएगा, नींद सोएगा। अब बड़े लोगों के में मोदी जी को देख रहे हैं, कनाडा बिना मतलब टेंशन दे ले, नॉर्मल आदमी को गोल दिया कनाडा यहाँ पे। तो आप समझिए, अगर आपके लाइफ में ये सब चीजें आ रही है ना, तो आप कैसे लोग हैं, बड़े लोग हैं। और अगर ये सब नहीं आ रही हैं, बड़े लोग नहीं है। ये सब चीजों से बचिए। पर्सनल अपने एक खुद से थोड़ा सा निकलिए यहाँ से, सब चीजों से। लड़की लोगों में भी, लड़के तो बहुत हद तक निकल भी जाते हैं, आप लोग थोड़ा सा निकलिए ये सब चीजों से। ये सब दुनियादारी में ये सब कौन, जिस लड़का या लड़की को अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए सोना चांदी मोबाइल गाड़ी ये सब को रखना पड़े, इसका मतलब उसका व्यक्तिगत उसके अंदर की क्वालिटी की कमी है। समझ में आएगी नहीं आएगी यहाँ पे। जैसे सोना देखिए, सोना को तूर पूछ काच भी दीजिएगा ना तो सोना ही कहलाएगा, चाहे वो आभूषण रहे या न रहे। वो धोके पूछ भी दीजिएगा ना तो क्या कहलाएगा, सोना। क्योंकि सोना के अंदर इंटरनल क्वालिटी है। समझ में आ गया कि नहीं। अब 10 का सिक्का है, धोके पूछ दीजिए ना, चलेगा। उसका इंटरनल क्वालिटी नहीं है। उसके बाद उसका डिजाइन की क्वालिटी है, बाहर जो डिजाइन बनाया गया, जैसे नोट है, नोट तनी रंग दीजिए ना उसको हरियर कलर से, गया काम से, उसके अंदर इंटरनल क्वालिटी नहीं है। तो आप इंटरनल क्वालिटी बिल्ड कीजिए। आपको यहाँ पे जहां रहिए वहां पे व्यक्तिगत अपने से आगे बढ़ने के जो इतिहास में भी देखिएगा ना, बहुत सारे राजा जो फैमिली में रह गए ना, आई रानी के साथ दुनिया भर के ले रह जाओ वहीं पे। आप जितने खतरनाक राजा हुए सब आगे बढ़ने के, ये सब चीजों में नहीं रहते थे, इन्वॉल्व नहीं होते थे। यहाँ पर आगे बढ़ जाए गहना। अच्छा गहना जेवर आप लोग लड़की लोग में भी गौर कीजिएगा ना, बहुत हाई क्वालिफाइड लोग ये सब नहीं पहनते, ज्यादा ही सब नहीं, क्या जरूरत है ये सब लगा। कई को देखेंगे कि मतलब वही में परेशान है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप लोग खरीद के देने के लिए रखिएगा कि हम लोग पहनने का शौक नहीं, पहनाने का है। लो भैया मम्मी को पहना दो,
मम्मी बूढ़ी हो गई हो, भाई माँ बाप आप में बहुत सारे के मम्मी ना अपने गहना गिरवी रख के भेजी होंगे, वही वाला गहनवा छुड़वाना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और उसको आराम से रख लेना, यही तुम्हारी निशानी थी, इसी गहने की वजह से तुम लोग पढ़ने आए थे। बहुत सारे इसमें लड़के हैं। अब आदमी सार्वजनिक उसका नाम ना बताता है कि हर इंसान का एक पर्सनल लाइफ होता है यहाँ पर, क्या अब उसको खुद बताना है तो बता सकता है। आप लोग सक्सेस होइएगा, जो मुसीबत झेले हैं उसको बताइए, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ना, अपनी एक पर्सनल लाइफ से ना थोड़ा सा बाहर निकल के देखिएगा, कोई में मत अजराई लीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो फिर कोनो काम के नहीं। राजा महाराजा भुला गया सब अपने में, उसमें बिंदुसार का नाम हुआ, हाँ अशोक जो 99 भाई मारा था, वो 99 के बाबूजी कौन थे? हाँ बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं। मालवा के शासक को भी हराया था तो उपाधि धारण किया, शकों का कंप्लीट नाश कर दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय। शक शासक जो थे ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शकों को पहली बार हराया मालवा के शासक, और शकों को कंप्लीट हटाया चंद्रगुप्त द्वितीय। दोनों ने उपाधि धारण किया विक्रमादित्य। किसने कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। शक शासक जो थे ना, ये पहलव के समय भी थे, कुषाण के समय भी थे, इसके बाद जब गुप्त आया ना, वो क्या किया? नाश दिया यहाँ। तो बताइए, ये चारों वंश एक साथ शासन कर रहे थे कि नहीं? एक साथ शासन कर रहे थे। इनका शासन क्या था? एक साथ चल रहा था। नाश दिया कौन? गुप्त शासक। कौन खत्म किया? गुप्त शासक ने। गुप्त शासक ने उड़ा दिया किसको? शक शासक। शक शासक में ना एक चीज थी, नहीं है, शकों के पास मतलब संस्कृत बड़ा जल्दी एडॉप्ट कर गए थे और उस समय आराम से वो भाषा का प्रयोग करते थे। कुषाण शासकों ने एक कैलेंडर बनाया था। कुषाण शासकों ने क्या बनाया था? कैलेंडर। और उस कैलेंडर को हल्ला कर दिया जैसे कि हम लोग का है। कैलेंडर किसने बनाया था? कुषाण शासक। कुषाण शासक में एक बहुत प्रमुख शासक था जिसका नाम था कनिष्क। हालांकि कुषाण भी भारत के नहीं थे, नाम से ही लगेगा। इस वंश का संस्थापक था कुडुल कड़फिसस। भारत का नाम लग रहा है। अगला शासक भीम कड़फिसस, लगिए नहीं रहा। दो वंश बन गया, तब तीसरा आया कनिष्क। कौन आया? कनिष्क आया। कौन आया? कनिष्क। कनिष्क जब राज सिंहासन पे बैठा, तो जब भी राजा गद्दी पे बैठता था तो या तो भव्य यज्ञ कराता था, मतलब राजसेय यज्ञ, या कोई ना कोई बढ़िया काम करता था। तो इसने क्या किया? एक कैलेंडर बनाया 78 ईस्वी में। अब दोनों कैलेंडर में अंतर समझिए। ये देखिए, इसको छोड़िए पहले। कब किया ये? 78 ईस्वी में क्या किया था? कैलेंडर बनाया था। उस कैलेंडर को किसने बनाया था? कनिष्क ने। लेकिन यूज किसने कर दिया? हल्ला कौन कर दिया? शक कह दिया था हमारा कैलेंडर है, जबकि वो कैलेंडर किसका था? किसका? कनिष्क। अच्छा, शक शासकों को सबसे पहले हराया था मालवा के साथ। कब हराया था? 57 ईसा पूर्व। इसने भी एगो कैलेंडर निकाला, नाम रखा विक्रम संवत। कौन संवत? विक्रम। तो विक्रम संवत आया शकों को हराने के उपलक्ष्य में। और शक ये जो कनिष्क ने बनाया था वो राज्याभिषेक के समय में। कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के समय 78 ईस्वी में कौन सा कैलेंडर बनाया? हाँ, कनिष्क संवत। कौन संवत? कनिष्क। हल्ला कौन कर दिया? हाँ, शक शासकों ने। आज तक उसका नाम है शक संवत। आज तक नाम क्या है? शक संवत। और हमारे भारत की जितने त्योहार हैं, जो अगहन, पूस, माघ, चैत, बैसाख, ये जो जितना महीना देखते हैं, अभी आषाढ़ वगैरह, ये सब किस पर आधारित है? शक। और ये इंडियन नहीं थे, ये इंडियन नहीं थे। हमारे भारत में ना सेलेक्टिव अप्रोच होता है। सेलेक्टिव, कोई एक सिद्धांतवादी नहीं। जैसे लोगों को भी देखेंगे ना, उनका अपना सिद्धांत नहीं है, बल्कि अपना एक सिलेक्शन है कि उनको ये नेता पसंद है, अब वो कुछ करेगा उनको पसंद आएगा। तो सेलेक्टिव अप्रोच लेके जब चलेंगे ना, तो आपको भी लोग सेलेक्टिव ही देखेंगे। अब भारत में देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि मोदी जी कुछ भी कर दें वो मोदी जी को पसंद नहीं करेंगे। इसका उल्टा भी दिखेगा। उसी भारत में ऐसे लोग हैं कि मनमोहन सिंह जान निकाल के दे देंगे तो मनमोहन सिंह को पसंद नहीं करें। उस इंसान को देखिए, 1991 में देश के पास 15 दिन का पैसा था, वहां से लेके आए वो इंसान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मनमोहन सिंह को जो भी पढ़ा लिखा इंसान होगा ना, मनमोहन सिंह को कभी नहीं कुछ बोल सकता है। बहुत योग्य व्यक्ति थे। अटल बिहारी वाजपेयी
बहुत महान व्यक्ति। इंदिरा गांधी बांग्लादेश उड़ा के रख दी, दूसरा देश बना दिया। सोचिए हम लोग को पीओके लाने में या एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देने में कितना लोग खुश होते हैं। और हमने मार दिया सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश के लड़ाई के आगे एक चींटी बराबर था। बांग्लादेश की लड़ाई समझ रहे हैं, अमेरिका कूद गया था बीच में, पूरी तृतीय विश्व युद्ध के तरह। यूक्रेन वार उसके आगे छोटा है, यूक्रेन वार छोटा है उसके आगे। परमाणु पनडुब्बियां चली आई थी, अमेरिका का 7वां बेड़ा रूस से 40वां बेड़ा आ गया। आप सोच सकते हैं कितना भयानक युद्ध रहा होगा। लेकिन भारत में ना सेलेक्टिव अप्रोच की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपको लगेगा ना ये क्या किए, उन जिनको पसंद करेंगे ना वही करेंगे। जब भी लोकतंत्र में ये सेलेक्टिव अप्रोच आता है ना, वो लोकतंत्र इनमेच्योर होता है। अभी हम लोग इनमेच्योर लोकतंत्र में आते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे हमको लोकतंत्र में पब्लिक में अभी जब भी गवर्नमेंट नई नहीं होती है, लोकतंत्र नया होता है। जैसे हमारा लोकतंत्र भी नया है, 100 साल भी नहीं हुआ आजादी के। तो हम लोग क्या है ना, क्या हमें अपने से मतलब नहीं होता है कि कौन गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, हमारे यहाँ का कितना यूनिवर्सिटी बना रही है। कभी सुने, कभी मामला रहा हो कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी कितना बनाया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे सपोज कीजिए कि कहीं भूकंप आ जाता है, कोई बच्चा है उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जीरो, अब वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, समाज उसको सुरक्षा नहीं दे पाएगा। सोशल सिक्योरिटी, कोई बूढ़े माँ बाप है, किसी के बच्चा बाहर कर दिया ना तो बूढ़े माँ बाप का सोशल सिक्योरिटी गया। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो हम लोग के समय अभी भी जो यूज होता है कैलेंडर ना, वो कौन सा यूज होता है? शक संवत। हालांकि शक संवत तो शकों का था ही नहीं, वो किसका था? हाँ, कनिष्क। तो एक ही समय में दो दो कैलेंडर का विकास हुआ। पहला कि जब शक शासक मथुरा के शक शासक को मालवा का शासक ने हराया, कब हराया? 57 ईसा पूर्व। तो उसने एक कैलेंडर बनाया जिसका नाम रखा विक्रम संवत और उपाधि धारण किया विक्रमादित्य। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और जब कनिष्क अपने गद्दी पर बैठा तो उसने भी एक कैलेंडर बनाया जिसको शकों ने यूज कर दिया, नाम हो गया शक संवत। तो दो कैलेंडर देखें, एक ईसा के जन्म के 57 साल पहले है और एक ईसा के जन्म के 78 साल बाद है। तो दो कैलेंडर हो गया। पुराना कौन है? अरे बबुआ, ये ईसा पूर्व है, ये ज्यादा पुराना है और ये कम पुराना। दोनों के बीच में 135 साल का अंतर है। यह 135 साल पुराना है। किसके तुलना में? किसके तुलना में? शक संवत के तुलना में, कनिष्क के संवत में। जैसे मान के चलिए ईसा मसीह जन्म लिए तो इसे हम जीरो मान लेते हैं। ईसा मसीह जब जन्म लिए तो जीरो मान लेते हैं। तो ये हो गया 78 ईस्वी एडी, 78 ईस्वी। कौन सा कैलेंडर आएगा? शक कैलेंडर। कौन आएगा? शक। और इधर दे लेते हैं हम लोग 57 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ये कौन सा हो जाएगा? विक्रम संवत। क्या हो जाएगा? विक्रम संवत। आइए बीच वाला क्या है भाई? ईसा मसीह है, ईसा मसीह का जन्म है। किसी को दिक्कत? हम लोग जो कैलेंडर अभी जो यूज करते हैं, जो एक आम व्यक्ति यूज करता है, ना पुराना वाला विक्रम संवत यूज कर पाता है, ना ये बाद वाला शक संवत यूज कर पाता है। बड़ा टेढ़ा है इसको यूज करना, क्योंकि ये चंद्रमा पर आधारित है और हम रहते हैं पृथ्वी पर। चंद्रमा का समय आगे पीछे हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसलिए ईसाइयों ने अपना एक कैलेंडर बनाया जिसका नाम रखा ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसने कहा कि ना ईसा के जन्म के पीछे जाएंगे, ना ईसा के जन्म के आगे जाएंगे, ठीक ईसा के जन्म पे रहेंगे। इसका नाम हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर हो गया? अभी हम लोग कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? ग्रेगोरियन। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, किस कैलेंडर के हिसाब से? ग्रेगोरियन के हिसाब से। समझ में गया कि नहीं? शक संवत के हिसाब से भादो चल रहा है, चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो। अभी क्या चल रहा है? भादो। इसके बाद आश्विन, आश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक में छठ हो जाएगा। तो अभी भादो चल रहा है, किसके हिसाब से? शक संवत। शक संवत के हिसाब से भादो चल रहा है। क्या चल रहा है? भादो चल रहा है। किसी को कोई दिक्कत? विक्रम संवत का पता नहीं कौन चीज चल रहा होगा।
वो विक्रम संवत का जो कैलेंडर लेके आइएगा विक्रम संवत का, उसको देखा जाएगा विक्रम संवत में। अब जैसे मुस्लिम लोगों का हिजरी कैलेंडर होता है, तो अभी उसमें अलग महीना चल रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे हिजरी कैलेंडर के हिसाब से अलग महीना चल रहा है, सबका अलग अलग है। चाइना वाले का अपना कैलेंडर होगा, लेकिन पूरी दुनिया एक कॉमन कैलेंडर किसे फॉलो करती है? हाँ, ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। किसको शक संवत याद रहता है जी आज के समय में? आज कोई कह दे कि आज की तारीख बताइए शक संवत के हिसाब से, भादों में बताइए, तो उसी में भी एगो शुक्ल पक्ष हो जाएगा, एगो कृष्ण पक्ष हो जाएगा, यानी अनहरिया अजोरिया। कौन सा ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग? ग्रेगोरियन। अब आप बताइए, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले आया था कौन? तो जब भी ग्रेगोरियन और विक्रम की तुलना करेंगे, आप चाहेंगे कि विक्रम संवत को किसमें कन्वर्ट करें? ग्रेगोरियन। तो उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 57, क्योंकि ये पहले ही स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया था? पहले ही स्टार्ट। कितना साल जोड़ना पड़ेगा? 57 साल जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? हाँ, तो यानी अगर आप चाहते हैं किसी चीज को, इसको विक्रम संवत को किसमें चेंज करना? ग्रेगोरियन। जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जिसे फादर ग्रेगोरी, पोप थे ग्रेगोरी, वो जो वो नहीं होते हैं पोप लोग, वहां पे ईसाइयों ने एक बहुत बेहतरीन काम किया, सबसे बेहतरीन काम। उसने कहा कि जो हमारे यहाँ फादर होगा ना, वो धार्मिक शिक्षा तो लेगा ही लेगा, और ये नॉर्मल जो पढ़ाई होती है ना, ये स्कूली पढ़ाई, ये भी करेगा, लेकिन फादर बनने के बाद वो इस पढ़ाई में दखलंदाज नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करे। इसलिए ईसाइयों को देखिएगा ना, उनके फादर पढ़े लिखे होते हैं। पोप फ्रांसिस इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर, अर्जेंटीना के, बहुत पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, और कभी भी वो लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे इस सब में। हम लोग बाकी में, हम लोग में क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम, ये लोग में देखेंगे। तो अगर आपको धर्म गुरु बनना है ना, तो केवल धर्म गुरु की पढ़ाई पढ़ लीजिए, और आपके ऊपर है कि वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा, नहीं हो पढ़ेगा तो शान से कहेगा सांसारिक विद्या मेरे किस काम की, संसारे में ना रह रहे हो भाई। हाँ, आप संसार में रह के कहिएगा सांसारिक विद्या किस काम की, पानी में उतर के कहेंगे तैरना किस काम का, जाएंगे नहीं, समझ। और वो लोग कभी, देखिए, इसलिए देखिएगा, आप लोग गौर कीजिएगा, क्रिश्चियंस ने पूरी दुनिया पे शासन किया कॉलोनाइजेशन के टाइम पे, और उन्होंने ईसाई धर्म को फैलाया था, लेकिन कभी भी आपको इस टाइप की कट्टरता वाली फीलिंग नहीं देखने को मिलेगी। हम लोग अंग्रेजों से नफरत इस बात पे की है कि उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया था। कभी भी अंग्रेजों को लेकर धार्मिक लड़ाई हम लोग की नहीं हुई धार्मिक लड़ाई नहीं। जबकि पाकिस्तान से एक्चुअल लड़ाई जमीन की है। गौर करके देखिएगा, पाकिस्तान से एक्चुअल लड़ाई किसकी है? जमीन। लेकिन पाकिस्तान ने उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया? धर्म में। किसमें? धर्म पे कन्वर्ट कर दिया। लड़ाई जबकि कैसी है? जमीन की लड़ाई है। यहाँ पे तो पटांग कर देता है। और क्रिश्चियंस लोग पढ़े लिखे लोग थे ज्यादा। तो बताइए, अगर हमें विक्रम संवत को किसमें चेंज करना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? हमारे संविधान सभा जब बना था, तो उस समय हम लोग के पास जो कैलेंडर फॉलो करते थे, वो विक्रम संवत फॉलो करते थे, और ये भारतीयों का कैलेंडर था, क्योंकि विक्रमादित्य भारत के शासक थे, तो भारतीयों का कैलेंडर था। शक संवत विदेशियों का कैलेंडर है। तो प्रारंभ में हमारा कैलेंडर कैसा था? विक्रम। तो संविधान में जब पढ़िएगा, जिस दिन लागू हुआ था ना, तो उसमें लिखा है संविधान में, आज तारीख 26 नवंबर 1949। 1949। अच्छा, ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया 1949। उसी में हिंदी में लिखता है 26 नवंबर 1949 को क्या लिखता है? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत, मतलब कैलेंडर, संवत 2006 विक्रमी। यानी देखिए, ग्रेगोरियन के हिसाब से कैलेंडर लागू हुआ 1949, अब विक्रमी के हिसाब से 2006। यानी 1949 में हमारा विक्रम संवत कितना पे था? 2006 पे। दोनों में बताइए, अगर हमको 2006 से हम ये बताइए, 2006 क्या चल रहा था? विक्रमी चल रहा था। अब जबकि ग्रेगोरियन के हिसाब से क्या चल रहा था? जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 1949 चल रहा था ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से जोड़िए तो 2006 में आप जोड़िए 57 साल, जोड़िए 57। 1949 में क्या जोड़िए? 57 साल। कितना आ जाएगा? 2006।
कितना आ जाएगा 2006, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर था 1949। जब संविधान लागू हुआ तो ग्रेगोरियन कैलेंडर 1949 के हिसाब से लागू हुआ, लेकिन हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को कन्वर्ट किए किस में, विक्रम में। तो विक्रम तो पहले ही आ गया था, तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 1949 में अब कितना जोड़िएगा 57, तो कितना हो जाएगा 2006। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यानी अगर हम आपको कहें आज की तारीख को कि आज अगर हमारे पास ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2023 है, तो बताइए कि विक्रम संवत में आज कौन सा साल होगा, कितना प्लस करें 57 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2080। तो आज की तारीख जो हम लोग जी रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2023, और आज ही का दिन, आज का ही दिन विक्रम संवत के हिसाब से 2080। उस समय तक आप लोग चलेंगे, लोग 2080 तक बूढ़े बूढ़े हो चुके रहेंगे लोग। हाँ नहीं चलेंगे आप लोग आप। हाँ हम लोग कहां से जा पाएंगे 2080 तक। ओरिजिनल इस कैलेंडर के हिसाब से 2080 तक कहां से जाएगा आदमी। आप लोग जाएंगे लोग 2080 तक। आगे बढ़े, समझ नहीं आया गौरी कुमारी, समझ नहीं आया गौरी कुमारी, दिमाग लगाओगी तब समझ में आएगा। इतना आराम से सोचोगी कि चलते रहे तो कहां से समझ में आने वाला है। विक्रम संवत, देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर बनने से पहले, ग्रेगोरियन कैलेंडर बनने के 57 साल पहले कौन कैलेंडर आ चुका था, विक्रम। अतः हम आज के समय के ग्रेगोरियन कैलेंडर को चाहते हैं विक्रम संवत में बदलना, तो 57 साल एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 57 साल एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप लोग हो गए ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से आज 2023 में जी रहे हैं, लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से कब जी रहे हैं 2080 में जी रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ किस साल है 2003, तो जैसे बाबू का जन्म 2003 का है, 23 लिखना 2003 का कितना है 2003। बताइए किस कैलेंडर के हिसाब से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। अब इस बाबू को बताइए विक्रम संवत के हिसाब से कितना जुटेगा इसमें, हाँ 57, तो कितना हो जाएगा 2060। तो आपका जन्म बाबू 2003 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, अब विक्रम संवत के हिसाब से 2060 विक्रम किस कैलेंडर के हिसाब से, विक्रम संवत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। अब अपना अपना आप लोग निकाल सकते हैं। आपका बबनी, अब जैसे देखिए ई बबनी का 1991 ग्रेगोरियन 91 बोली अभी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। लड़की जब का डेट ऑफ बर्थ अगर 10 साल पहले घास खा दो ना, पूरा उनसे को ना विक्रमादित्य वाली फीलिंग आती है। बताएं हम एकदम विक्रमादित्य बन जाती है। तो बताओ यहाँ पे है तुम लोग क्या बोल रहा है, कर रहा है कि सर तो बुढ़िया हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नहीं बबनी का 2001 है। अजय हम ऐसे बोल दिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, विक्रम संवत में। 2057 साल जोड़िए कितना हो जाएगा 2058। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ दो तरह से लिख सकते हैं। समझ में कि नहीं, ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग और विक्रम संवत से अलग, दोनों अलग अलग लिख सकते हैं। अपना अपना आप लोग लिखते रहेंगे। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे तुम विनोद हल्ला नहीं करो। आइए तुम अंकल, हाँ
आज का क्लास ना एक्सेस सबको दे देना, क्योंकि बारिश हो रहा था तो बहुत सारे लड़के नहीं आए थे, मतलब बहुत सारे नहीं आ पाए थे बारिश की वजह से। तो आज का एक्सेस सबको दे दो, ठीक है? जो नहीं आ पाए थे उसको सब लोग देख लेगा। लोग यहाँ पे बहुत जोर से बारिश हो गई थी सुबह, वो तो तुम लोग 1 घंटा पहले क्यों चले आते हो? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट कब समझा देंगे? नेक्स्ट मंडे को समझा देंगे, चल जाए। किसकी परीक्षा?